Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the prose section of class 12 English literature. ठीक है, तो प्रोज सेक्शन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपके सिलेबस में द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पॉइंट्स एंड पैनकेक, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं. लास्ट लेसन हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके राइटर इज़ अल्फोंस डाउडेट. ठीक है, तो सबसे पहले तो द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर अल्फोंसे डाउडेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट. तो ये ऑथर के बारे में है. इससे आपके बारे में मतलब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ऑब्वियसली आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, बट उनके बारे में आज पूछा नहीं जाएगा. बट आप फिर भी उनका इंट्रोडक्शन पढ़ो ताकि आपको स्टोरी का थोड़ा आइडिया लग जाए. तो ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे. फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे मतलब कि ये कहाँ के रेजिडेंट्स थे, फ्रांस के रहने वाले थे. एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर. तो फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो प्रशिया है, इट इज़ योर जर्मनी. रशिया इज़ प्रेजेंट डे जर्मनी. ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर का टाइम था, तो ये स्टोरी जो है लास्ट लेसन के उस टाइम की लिखी हुई है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क. ठीक है, तो फ्रांस जो है वो फ्रांस को प्रशिया हरा देते हैं, तो प्रशिया के अंडर में फ्रांस आ जाता है. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तो जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के हैं जो पहले प्रशिया हुआ करते थे. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो एल्सेस और लॉरेन क्या है, अब जैसे आप इंडिया में रहते हो, इंडिया इज़ द कंट्री, फिर इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, फिर उन स्टेट्स के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ठीक है, आप जिस जगह पे रहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, या आप और भी किसी स्टेट में रहते हो, तो उस स्टेट के अंदर भी फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, राइट. तो ऐसे ही जो फ्रांस है वहाँ पे एल्सेस और लॉरेन जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है. ठीक है, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे प्रशिया जो है वो उनका अब कब्जा है. Read the story to find out what effect this had on the life at school. तो इसका क्या स्कूल में असर पड़ता है, स्कूल के बच्चों पे क्या असर पड़ता है, स्कूल पे क्या असर पड़ता है, ये हमें देखना है. ठीक है, तो स्टोरी इज़ अबाउट कि स्टोरी कब की है, जब फ्रैंको प्रशियन वॉर का टाइम था. एल्सेस और लॉरेन फ्रांस में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ जो अब प्रशियन हैंड्स में चली गई हैं, बिकॉज प्रशिया के लोगों ने प्रशिया जो है उसने फ्रांस को डिफीट कर दिया था. आई स्टार्टेड. अब यहाँ पे आई कौन है अभी आगे पता चलेगा. आई जो है फ्रांस है. फ्रांस जो है वो इसमें एक बच्चे का नाम है. ठीक है, और ये स्टोरी जो है वो उसके पर्सपेक्टिव से है. ठीक है, वो स्टोरी को नरेट करता है. तो यहाँ पे आई इज़ फ्रांस. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. तो फ्रांस बोलता है कि मैं स्कूल की स्टार्ट जो है बहुत देर से कर रहा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ. दैट मॉर्निंग, आज की सुबह मुझे स्कूल जाना था और मैं लेट हो गया हूँ. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग. ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब क्या है, ड्रीड ऑफ का मतलब है यहाँ पे, ड्रीड ऑफ का मतलब है फियर. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब और मुझे डर लग रहा है, मैं सुबह लेट हो चुका हूँ और मुझे अब डर लग रहा है कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल. तो एम हैमिल जो है वो नाम है किसका, जो फ्रांस के टीचर है उसका नाम है, उनका नाम है एम हैमिल, जो उसको पढ़ाते हैं, फ्रांस को पढ़ाते हैं. ठीक है, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. अब पार्टिसिपल्स क्या है, पार्टिसिपल्स एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है. पार्टिसिपल जो है वो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है. तो यहाँ पे फ्रांस बोलता है कि एम हैमिल ने बोला था कि पार्टिसिपल्स से रिलेटेड मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा. ठीक है, और जो है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और फिर वो कहते हैं फ्रांस कि मेरे को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता, मुझे एक शब्द भी नहीं आता पार्टिसिपल्स के बारे में. और एम हैमिल ने बोला था कि मैं पार्टिसिपल्स के बारे में सुनूंगा, और प्लस मैं आज सुबह लेट भी हो चुका हूँ. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे
आउट ऑफ डोर्स। तो वो कहता है कि मेरे को एक पल को तो लगा कि मुझे स्कूल जाने नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ना बाहर ऐसे ही घूम लूँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, वेदर बहुत ज़्यादा वार्म था, बहुत ज़्यादा ब्राइट था, ठीक है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। तो बर्ड्स जो है वो मतलब चिरपिंग मतलब साउंड जो बर्ड्स निकालती हैं, तो वो कर रही थी कहाँ पे, एज ऑफ द वुड, मतलब कि लकड़ी पे खड़े होके, लकड़ी की किसी भी टहनी पे खड़े होके, पेड़ की किसी भी टहनी की एज पे खड़े होके। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ अ सॉमिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब यहाँ पे ड्रिलिंग का मतलब क्या है कि प्रेशियन सोल्जर्स जो है वो कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे मार्चिंग टाइप आप कह सकते हो, तो वो ड्रिलिंग कर रहे थे सॉमिल। सॉमिल मतलब एक मिल के पीछे, ठीक है, जहाँ पे ओपन फील्ड है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और उन लोगों को ड्रिलिंग करते हुए देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था को आप प्लीजिंग कह सकते हो, बहुत प्लीजिंग था, ठीक है। जबकि उसको मतलब अगर वो रूल ऑफ पार्टिसिपेंट से अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो उसे अपने पढ़ाई से ज़्यादा उन लोगों को देखने में मज़ा आ रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं जो है रेजिस्ट कर रहा था कि नहीं, मुझे नहीं खड़ा होना, मुझे स्कूल जाना है, और वो भाग के स्कूल जल्दी जल्दी चला जाता है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड जैसे आपके स्कूल्स में क्लास के बाहर बोर्ड लगे हुए होते हैं, क्लास के अंदर बोर्ड्स होते हैं, तो उस पर आप कुछ ना कुछ लगाते हो, हर मंथ उसको चेंज करते हो, या हर ईयर जब नया सेशन स्टार्ट होता है तब बुलेटिन बोर्ड्स चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या थीम है, क्या स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही एक टाउन का बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पे सारी जो भी, अब क्योंकि देखो फ्रैंको प्रेशियन वॉर के टाइम का जो है वो उस टाइम की ये स्टोरी है, तो जो भी वॉर से रिलेटेड डिटेल्स होती थी वो सब जो है कहाँ पे, बुलेटिन बोर्ड पे जो है, एक तरह से न्यूज़पेपर में आप कह सकते हो, वो आया करती थी और उसे बुलेटिन बोर्ड पे लगाया कर दिया जाता था, ठीक है। तो वो कहता है कि जब मैं टाउन हॉल से पास करा तो मैंने क्राउड देखा, भीड़ देखी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हेयर। तो वो ये कहता है पिछले 2 साल से, तो ऑब्वियसली पिछले 2 साल से वॉर चल रही थी, और वो ये और क्योंकि फ्रांस जो है वो हार गया है वॉर के अंदर, लेकिन फ्रांस को ये बात नहीं पता कि फ्रांस एल्सेस और लॉरेन को हार चुके हैं, राइट। ये बात अभी फ्रांस को नहीं पता है, लेकिन वॉर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती थी कि आज फ्रांस के कितने सोल्जर्स मरे हैं, या आज कितना नुकसान हुआ है फ्रांस के लोगों का, फ्रांस का, ठीक है, एज अ कंट्री कितना नुकसान हुआ है, तो जितनी भी बुरी खबर, पिछले 2 साल से वॉर चल रही है और पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबर है वो सब हमें बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती है, बुलेटिन बोर्ड से ही पता चलती है। द लॉस्ट बैटल्स, जो भी बैटल हमने हारी, द ड्राफ्ट, कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी नोटिस, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनका भी कोई नोटिस आना कि आपको ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो वो जो है उसकी तरफ देखता है और उसे पता है कि ऑलरेडी ये सब कुछ सिनारियो है, तो बिना वहाँ पे रुके हुए फ्रांस जो है बस वहाँ पे देखता है और अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि अब पता नहीं क्या ही हो गया है, और वो आगे स्कूल के लिए चला जाता है। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड। तो वो कहता है मैं इतनी तेज़ गया, मैं बहुत जल्दी हरी में गया, ठीक है, बहुत जल्दी में गया, जितनी जल्दी में जा सकता था। द ब्लैकस्मिथ वॉशर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you'll get to your school in plenty of time। हाँ, तो होता क्या है बेटा कि यहाँ पे जब आगे फटाफट जा रहा होता है फ्रांस, ठीक है, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे टाउन के ब्लैकस्मिथ थे और जो वॉशर थे, ठीक है, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, तो वो जो है अपनी उनकी वहाँ पे प्रेजेंस में वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे, और क्योंकि वहाँ से फ्रांस बहुत जल्दी जा रहा था, तो वो उसको बोल रहे थे कि इतनी जल्दी मत जाओ बेटा बब। यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है, जैसे बेटा बोल देते हैं ना हम, तो उन्होंने ऐसे उसको बब बोला है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम जो है काफ़ी जल्दी अपने स्कूल मतलब स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब वो उसे लगता है कि भाई ये तो मजाक बना रहे हैं मेरा, मुझे स्कूल फटाफट जाना है, और अब ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाग भाग के मत जाओ बेटा, तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा स्कूल जाने के लिए। एंड रीच्ड एम हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो वो कहते हैं कि एम हैमिल का एक गार्डन था, ठीक है, तो बेसिकली एम हैमिल वॉज द टीचर इन द स्कूल,
और मे बी वो शायद स्कूल उन्हीं का था जहाँ पे वो पढ़ाते थे, क्योंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर में यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो एम हैमिल का गार्डन था और वो गार्डन स्कूल के अंदर ही था, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन हो सकता है। तो वो कहता है कि एम हैमिल का जो छोटा सा गार्डन था, मैं वहाँ तक पहुँचा और मैं बहुत जल्दी पहुँचा, तो मैं ऑल आउट ऑफ ब्रेथ था, मतलब कि मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अब वो कहता है कि जब भी स्कूल यूजुअली चालू होता है तो बहुत ज़्यादा बसल होता है। बसल मतलब भीड़ भड़क्का, शोर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो वो कहते हैं कि जब स्ट्रीट पे भी सुनाई दिया जाता है, जो भी हल्ला गुल्ला स्कूल के अंदर चल रहा होता है, स्ट्रीट तक भी सुनाई दिया होता है। तो मैं जब सब कुछ भाग के आ रहा था, सब कुछ करके आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांति थी। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब जैसे कोई सॉन्ग गा रहा हो, वेरी लाउड। तो वो क्या कहते हैं कि यूजुअली क्या होता है, जब भी स्कूल बिगिन होता है तो बहुत ज़्यादा बसल होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला टाइप होता है, ठीक है, जो बाहर सड़क पे भी सुनाई देता है, स्ट्रीट पे भी सुनाई देता है। और वो किस चीज़ की आवाज़ें होती है, डेस्क खुलने की, बंद होने की। लेसन्स मतलब कि टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं, एक तरह से ऐसा लग रहा होता है जैसे गाना गा के पढ़ा रहे हो, किसी राइम में पढ़ा रहे हो, और बहुत तेज़ पढ़ा रहे होते थे, ठीक है। एक सेकेंड, यूनिसन का मतलब जो है वो एट द सेम टाइम, ठीक है, ये होता है यूनिसन का मतलब, ठीक है। और आप इसको राइम से भी एसोसिएट कर सकते हो कि बिकॉज मैनी टीचर्स आर सेइंग, तो सेंस में, ओके। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और होता क्या था, इतना शोर होता था तो हम जो है कभी कभार अपने कानों पे हाथ भी रखते थे ताकि हमें ध्यान से सुनाई दे। एंड टीचर्स ग्रेड रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर्स के पास जो उनका रूलर होता था, जो उनका स्केल होता था, जिसे फुट्टा भी बोलते हैं, वो टेबल पे बजा रहे होते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। अब सो स्टिल का मतलब क्या है, यहाँ पे सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा शांत था, सब कुछ बहुत ज़्यादा साइलेंट था। जो यूजुअली ये सारे इंसिडेंट होते थे स्कूल में, वो सब आज नहीं हो रहे थे, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो अब जो है फ्रांस जो है वो काउंट कर लेता है कि मैं जो है लगभग कितनी देर में, कितने टाइम में, कितने फुटस्टेप मुझे रखने होंगे कि मैं छुप छुपा के अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब क्योंकि देखो यूजुअली तो स्कूल होता है, तो उस केस में तो रोज़ हल्ला गुल्ला होता है, मतलब रोज़ इतना शोर मच रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं कि तो संडे को छुट्टी होती है स्कूल की, तो संडे को स्कूल से रिलेटेड कोई भी शोर नहीं होता, ना तो स्कूल में होता है ना स्ट्रीट पे सुनाई देता है। तो फ्रांस बोल रहा है कि उस दिन जो है मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बिल्कुल अननोटिस होके क्लास के अंदर घुस के चुपचाप से अपने डेस्क पे बैठ जाऊं और एम हैमिल मुझे ना देखे, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी देयर इन दी क्लास। बट क्या होता है कि जैसे ही फ्रांस जो है वो आ रहा होता है, एम हैमिल उसे देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन बहुत ज़्यादा शांति थी, जैसे संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट। फ्रांस कहता है कि मैंने अपनी विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा जो अपनी जगह पे ऑलरेडी थे। एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो वो कहते हैं कि आयरन रूलर जो है वो एम हैमिल के पास था और वो जो है चल रहे थे क्लास के अंदर। आई हैड ओपन द डोर। अब जो है फ्रांस ने जो है डोर को ओपन किया एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और वो अंदर चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो भाई उसे शर्म भी आ रही थी और उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी लेट। प्लस उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे, ठीक है, जिसका आज एक तरह से टेस्ट या ओरल क्विज आप कह सकते हो जो एम हैमिल लेने वाले थे। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एम हैमिल ने फ्रांस को नहीं डांटा। एम हैमिल सॉ मी। तो जो भी चीज़ जो है जिससे फ्रांस को डर लग रहा था, वो सोच रहा था कि अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं लेट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने फ्रांस को देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत काइंडली उसको कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो वो कहते हैं कि अपनी जगह पे जल्दी से जाओ फ्रांस, और हम तुम्हारे आने से पहले ही शुरू करने वाले ही थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। तो वो कहते हैं मैं फटाफट जाके बेंच पे गया, सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तो अब जो है थोड़ा सा फ्रांस जो है शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने एक सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, मतलब फ्रिल वाली उनकी शर्ट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक सिल्क की ब्लैक कलर की कैप उन्होंने पहनी हुई है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उस कैप के ऊपर। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। तो वो ये कहते हैं कि इस तरीके के कपड़े जो
इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा जो है वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनते थे. द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. तो जो फ्रांस है वो कहता है कि पूरा का पूरा स्कूल जो है उसे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंज और सोलेमन हो. ठीक है, सोलेमन का मतलब भी स्ट्रेंज टाइप ही होता है. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज सी ऑन बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. तो वो कहता है, कौन, फ्रांस कहता है कि जो बैक बेंचेस होते थे, मतलब जो बेंचेस पीछे होते थे, वहाँ वो यूजुअली एम्प्टी होते थे क्योंकि आगे की स्पेसेस ही बच्चे ऑक्यूपाई कर लेते थे और इतनी क्लास में स्ट्रेंथ नहीं थी जितने बेंचेस क्लास के अंदर थे. लेकिन वो आज एम्प्टी नहीं थी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. तो वो कहते हैं कि जैसे हम जो है क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हैं वैसे ही आज विलेज के लोग बैठ के पढ़ाई वहाँ पे बैठे हुए थे. तो ये चेंज दिखता है फ्रांस को क्लास के अंदर. पहले तो वो ये देखता है कि एम हैमिल ने बहुत प्यार, मतलब काइंडली उसको बोला, डांटा नहीं. और दूसरा चेंज क्या वो देखता है, उनके कपड़े देखता है. फिर वो देखता है विलेजर्स को. ठीक है, ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट अ फॉर्मर मेयर. तो जो ओल्ड हॉजर है, तो हॉजर उसका नाम है और वो अब ओल्ड हो चुका है. ठीक है, 3 कॉर्नर्ड हैट उसने पहनी हुई थी और वो फॉर्मर मेयर थे वहाँ के. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे अल्सेस और लॉरेन के, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और काफ़ी सारे लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं लास्ट के डेस्क्स पे. एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब बहुत ज़्यादा सैड थे. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it on his knees with his great spectacles lying across the pages. और एक तरह से ओल्ड प्राइमर जो है वो आप कह सकते हो कि पहले के टाइम में बेसिक प्राइमर का मतलब क्या हो गया, पहले के टाइम में जो बेसिक रीडिंग बुक होती है उसको यहाँ पे प्राइमर बोला है. ठीक है, थम्ड एट द एजेस. थम्ड का मतलब क्या है, थोड़ी सी वो डैमेज्ड है, थोड़ी सी वो फटी हुई है. जैसे ओल्ड होती है ना बुक्स तो थोड़ी सी कॉर्नर से फटी हुई होती है वैसे. ही हेल्ड एट हिज ओपन नीज, तो उसने अपनी नीज के ऊपर उनको रखा हुआ था. ठीक है, और चश्मा जो है उसका उसके पेजेस पे था पड़ा हुआ. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल. अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और मैं वंडर कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है. एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव, और एम हैमिल भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सैड से दिख रहे थे. एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड. तो वो ये कहते हैं कि उसी जेंटल टोन के साथ जो जिस टोन में उन्होंने मुझसे अभी बात करी थी उसी टोन के साथ वो कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शाल गिव यू. तो यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ब्रेक डाउन हो जाता है और सबको ये बात पता ही होती है. तो कि एम हैमिल कहते हैं कि ये बच्चों मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ. मैं लास्ट लेसन तुम्हें आज पढ़ा रहा हूँ. मतलब उसका नाम लास्ट लेसन नहीं है बट जो चैप्टर या जो भी टॉपिक वो आज अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं वो आखिरी बार पढ़ाएंगे और उनकी तरफ से वो लास्ट लेसन होगा जो वो डिलीवर करेंगे. द ऑर्डर हैज़ come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो जो है वो कहते हैं कि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही है जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी. एंड क्योंकि जो एम हैमिल है वो फ्रेंच पढ़ाते हैं. ठीक है, फ्रांस कंट्री है तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसकी जगह उन्हें ये कहा गया है कि बच्चों को अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब आप फ्रांस नहीं पढ़ा सकते. द न्यू मास्टर्स कम टुमारो. तो वो कहते हैं कि नए टीचर जो हैं वो कल से आ जाएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी. तो थंडर क्लैप मतलब बहुत ज़्यादा थंडर, जैसे बिजली कड़क गई हो, मतलब ऐसे शब्द जो हैं वो चुभ रहे थे एक तरह से, या बहुत ही बड़ा झटका लगा था फ्रांस को. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये शब्द मेरे लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे. ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall. तो वो कहते हैं ओ माई गॉड, मतलब ये चीज़ थी जो टाउन हॉल पे लगी हुई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. अब ये इंटरनल रियलाइजेशन होता है फ्रांस को. वो कहता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. तो वो कहता है कि मुझे तो लिखना भी नहीं आता है फ्रेंच अच्छे से. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर. देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. तो वो कहता है कि मैं हमेशा जो है, और मतलब अब मैं इसको आगे पढ़ भी नहीं पाऊँगा
और एक तरह से जितना मुझे आता है मुझे बस उतना ही आता है, और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है कि उसने पहले नॉट लर्निंग माई लेसन। तो वो कहता है कि मैंने अपने लेसन पहले क्यों नहीं पढ़े, ही वॉज फीलिंग सो सॉरी एंड सो बैड कि अब उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, ऑलरेडी उसे फ्रेंच आती ही नहीं है, और अब उसे एक तरह से अपनी कंट्री के साथ, अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ एक एसोसिएशन फील हो रहा है, एक भावना फील हो रही है, ठीक है, एक रियलाइजेशन फील हो रहा है कि काश वो पढ़ लेता पहले अच्छे से, तो शायद उसे फ्रेंच और अच्छे से आती, जो उसकी खुद की भाषा है, जो उसकी एक तरह से मातृभाषा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो। तो वो कहता है कि एक तरह से मतलब चिड़ियाओं को देखना मुझे, एक उनके मतलब अंडों को निहारना और एक तरह से स्लाइड करना, घूमना फिरना, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो मतलब जिसके अंदर वो टाइम स्पेंड करता था और वो पढ़ाई नहीं करता था। वो कहता है माई बुक्स हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस अ वाइल अगो। नॉइजेंस का मतलब यहाँ पे न्यूजियंस का मतलब है, यहाँ पे न्यूजियंस का मतलब है यहाँ पे बर्डन। तो वो कहते हैं कि ये किताबें जो है ये मुझे एक बर्डन की तरह लग रही थी एक वक्त पे, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे ये बुक्स जो है वो बर्डन की तरह लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, बहुत ज़्यादा हैवी थी ये कैरी करने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ये जो ग्रामर है और जो हिस्ट्री की बुक है ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप। अब ये एक तरह से मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं जिन पे मैं गिव अप नहीं कर सकता। एंड एम हैमिल टू, अब वो एम हैमिल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है एंड यूजुअली फ्रांस को वो नहीं पसंद, बट आज जब उन्होंने बोला दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसे एम हैमिल के साथ भी कनेक्शन फील हो रहा है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब ये आइडिया कि अब एम हैमिल जो है वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और वो कभी भी फ्रांस जो है एम हैमिल को कभी नहीं देख पाएगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो कैसे गुस्से वाले थे और उनके रूलर के बारे में जब वो डाटा करते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो वो सब जो है मैं भूल चुका हूँ बस इस थॉट से दैट ही इज़ गोइंग अवे, ही वॉज गोइंग अवे, ठीक है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो अब वो कहते हैं कि अच्छा, अब उसे समझ में आता है कि क्योंकि उनका लास्ट लेसन है उसके ऑनर में आज उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने, मतलब अपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब वो कहते हैं कि मुझे अब समझ में आता है कि ये वो पीछे बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं ओल्ड मैन विलेज के। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए था वो लोग अब क्यों आए थे, क्योंकि वो भी सॉरी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, तो वो इसलिए मतलब खुद के लिए वो खुद सॉरी फील कर रहे थे कि वो जो है स्कूल नहीं गए ज़्यादा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये उनका तरीका था कि उनके लास्ट लेसन में, एम हैमिल के लास्ट लेसन में जो है सारे ओल्ड मैन जो है वो वहाँ पर आते हैं, तो ये उनका तरीका था थैंक्स बोलने का एम हैमिल को, जो कि उनके मास्टर हैं 40 years से। तो 40 years से जो है एम हैमिल टीच कर रहे हैं ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल से वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनकी इस फेथफुल सर्विस के लिए, थैंक्स बोलने के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। तो ये कहते हैं कि अब ये जो कंट्री है जो एक तरह से अब उनकी नहीं रही, क्योंकि पहले फ्रांस वॉज फ्रांस बट नाउ फ्रांस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेशिया, राइट, मतलब फ्रांस ने, बट फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है दैट इज अल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सर्विस दी है 40 years तक, एम हैमिल ने वहाँ पे पढ़ाया है, तो उनको थैंक्स बोलने का एक ये तरीका था, ठीक है। किसका, जो भी ओल्ड मैन, जो फॉर्मर मेयर, जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहाँ पे बैठे हुए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। अब जब फ्रांस जो है वो ये सब कुछ सोच रहा था तो उसे सुनाई देता है कि उसका नाम जो है वो लिया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब वो कहते हैं कि अब मेरी बारी थी बोलने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रीडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो वो कहता है फ्रांस कि मैं कैसे पार्टिसिपल्स के बारे में बताऊं, और वो भी लाउड और क्लियर वर्ड्स में, बिना किसी मिस्टेक में मैं कैसे बोल सकता हूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। तो वो कहते हैं कि मैं मिक्सड अप हो गया, मैंने कुछ वर्ड्स बोले ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मतलब पहले उसने स्टार्टिंग में ही बोला और वो स्टार्टिंग के वर्ड्स में ही फंबल कर गया, तो वो वहीं पे ही खड़ा रहता है अपनी डेस्क
को पकड़ रखा होता है उसने, हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा होता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर देखे. आई हर्ड एम हामिल से टू मी. अब वो मतलब एम हामिल जो है वो फ्रांस को कुछ बोलते हैं. आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़. तो अब जो है एम हामिल बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं फ्रांस, आज मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बुरा फील हो रहा होगा, और देखो आज ये कैसा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न टुमारो. तो वो कहते हैं कि देखो भाई, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास तो बहुत वक्त है, आज नहीं तो कल से, मैं कल पढ़ लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और ये सब बोलते बोलते सोचते सोचते देखो हम कहाँ आ गए हैं. हाँ, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. तो वो कहते हैं कि एल्सेस का ये बहुत बड़ा ट्रबल है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तो वो ये कहते हैं कि तुम लोग जो है, मतलब हमारा क्या एल्सेस के जो लोग हैं, कितना बड़ा ट्रबल है उनके लिए. क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, प्रशिया के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी है, वो लोग क्या कहेंगे कि भाई देखो, तुम लोग कहते हो, तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम फ्रेंच के रहने वाले हो, पर देखो ना तो तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है और ना ही तुम्हें लिखनी आती है अपनी खुद की लैंग्वेज. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विथ. तो यहाँ पे फिर एम हामिल बोलते हैं कि सिर्फ इसमें तुम्हारा ही फॉल्ट नहीं है फ्रांस, इसमें हम सबका भी फॉल्ट है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो इतने एंक्शियस नहीं थे, वो इतने सीरियस नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स. उनकी प्रेफरेंस थी कि वो तुम्हें कुछ टाइम के लिए किसी फार्म पे या किसी मिल में काम करने के लिए भेजते, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास जो है थोड़े बहुत पैसे आ जाए. तो स्कूल की छुट्टी करवा के बच्चा काम पे जा रहा है थोड़ी देर के लिए, और फ्रांस को भी मज़ा आता था क्योंकि उसको पढ़ना नहीं पड़ रहा. एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो. अब एम हामिल यहाँ पे फ्रांस के पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, बट वो साथ साथ खुद को भी ब्लेम करते हैं. खुद को क्यों ब्लेम करते हैं? हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. तो वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे लेसन्स पढ़ाने की बजाय मैं भी तुम्हें अपने गार्डन के अंदर अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज दिया करता था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं जब तुम्हें पढ़ा सकता था मैं तब भी नहीं पढ़ाता था और मैं हॉलीडे छुट्टी दे दिया करता था. तो यहाँ पे एम हामिल जो है वो कहीं ना कहीं फ्रांस के पेरेंट्स, सिर्फ फ्रांस की ही नहीं, बिकॉज ही इज़ अ चाइल्ड, बट वो साथ साथ और प्लस जो फ्रांस है उसको रिग्रेट भी हो रहा है. ठीक है, तो इस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं, पर वो अपनी खुद की गलती, फ्रांस के पेरेंट्स की गलती को भी हाईलाइट कर रहे हैं. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हामिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे जो है एम हामिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में भी बहुत कुछ बोलते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, जितना भी वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता सकते होते हैं कि फ्रेंच जो है ये एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, काफ़ी ज़्यादा क्लियरेस्ट लैंग्वेज है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. और ये हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छी बात बोली है और हो सकता है यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कभी भी पेपर में सवाल उठा के आ जाए. ठीक है, कि उन्होंने ये बोला है कि कहीं ना कि लोग जो है जब वो इंस्लेव्ड होते हैं, अब देखो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया भी वी वर द स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर मैनी ईयर्स. ठीक है, फॉर सेंचुरीज, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे एम हामिल भी यही बोलते हैं कि जब लोग जो हैं वो इंस्लेव होते हैं, वो स्लेव बन जाते हैं किसी दूसरी कंट्री के, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज. लेकिन उन्हें अगर उनकी लैंग्वेज के बारे में पता है, वो अपनी लैंग्वेज को भूलते नहीं हैं, अपनी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना नहीं भूलते हैं, अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना नहीं भूलते हैं. इट इज़ एज इफ़ दे हैड की टू देयर प्रिजन. तो अब उनकी जो लैंग्वेज है वो एक तरह से एक चाबी है उनके दरवाजे खोलने की, उनको इस प्रिजन से निकालने की, स्लेवरी से निकालने की. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन्स. फिर उसके बाद वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ाने लग जाते हैं. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और फ्रांस जो है वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब अमेज्ड हो जाता है कि भाई आज मुझे सब
पहली बारी में एक ही बारी में कितने अच्छे से समझ में आ रहा है. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. मुझे सब बहुत आसान लगा. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. तो वो कहता है कि मैंने कभी, पढ़ाते तो वो अच्छा ही थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं. एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और जैसे होता है कि स्टूडेंट्स को जो है किसी चीज़ में डाउट होता है और बार बार वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो ये भी बताता है कि मैंने पहली बार ऐसा है कि मैंने सुना है एम हैमिल को पढ़ाते हुए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ही बिना किसी जगह अपना माइंड डाइवर्ट किए हुए. प्लस वो ये भी कहते हैं कि आज एम हैमिल जो है वो भी बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं. ठीक है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये जो ओल्ड मैन है, जो एम हैमिल है, वो अपना जितना भी उनको पता है इस लैंग्वेज के बारे में वो सब कुछ बता देना चाहते हैं. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. और वो एक ही बारी में जो है सारी की सारी स्टोरी जो है, मतलब सारी की सारी जो भी फ्रेंच से रिलेटेड नॉलेज है वो सबके दिमाग में देना चाहते हैं. ठीक है. तो एक काम करते हैं, लाइक वैसे तो 2 पेजेस ही बच्चे हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब वो कहते हैं ग्रामर का लेसन हो गया, अब एक राइटिंग का लेसन था. दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन एम हैमिल नई कॉपीज़ लेकर आए थे बच्चों के लिए. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. एक ब्यूटीफुल से हैंड के अंदर, मतलब जैसे होता है ना हाथ के प्रिंट्स होते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस. तो देखो बेटा था क्या कि अल्सेस और लॉरेन जो है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स थे जो अंडर में आए थे प्रशिया की, लेकिन अल्सेस की ये कहानी अल्सेस की है. तो इसलिए फ्रांस अल्सेस जो है एम हैमिल ने बच्चों को दिया था, कॉपी दी थी जिसके अंदर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. स्कूल के रूम के अंदर जो है ऐसा लग रहा था कि ये छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क. ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी ने टांगा हुआ है. ठीक है. और ये फ्लैग जैसे होता है ना कि फ्लैग ऐसे होता है, तो फ्लैग की जो एज हो गई है जिसको आप डंडी कह सकते हो. ठीक है. तो ऐसा लग रहा था रॉड को पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. और कैसे सब जो है अच्छे से काम कर रहे थे, पेशेंस के साथ काम कर रहे थे, और कितना क्वाइट था ये सब. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. बस एक ही आवाज़ आ रही थी, जब पेपर के ऊपर पेन कोई चला रहा होता है तो पेन के स्क्रैच होने की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. बीच में कुछ बीटल्स भी आ जाती हैं, बट नो बडी पेड अटेंशन टू देम. लेकिन कोई भी अटेंशन पे नहीं करता है इस बात पे. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इस बात पे अटेंशन पे नहीं कर रहे होते, वो भी इतने ज़्यादा खोए होते हैं पढ़ाई के अंदर. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. तो वो कहते हैं कि जो बीटल्स थे वो बहुत अच्छे, अगर ये बच्चे जो हैं पहले अगर ऐसा कुछ होता था ना तो ये बहुत ज़्यादा फोकस से उनको देखते थे, बट आज ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू. ऐसा लग रहा था जैसे कि जो वो भी एक तरह से फ्रेंच हो, जो बीटल्स हैं जो एंटर कर रहे हैं वो भी एकदम से शांति से आए, शांति से गए. ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. तब होता क्या है कि रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जो है पिजन्स जो है वो कोड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कम वॉइस में, मतलब बहुत ज़्यादा लो आवाज़ में, चिल्ला नहीं रहे थे बहुत ज़्यादा. ठीक है. और अंदर ही अंदर फ्रांस जो है वो ये सोचता है कि क्या ये जर्मन लैंग्वेज में, अब जैसे ये गाना गा रहे हैं एक तरह से पिजन्स, तो क्या ये इनको भी जर्मन लैंग्वेज में कहेंगे गाना गाने के लिए. एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब आपको अपने पीटीज वगैरह में तो ये देखने को मिल जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. इट इज़ लाइक दैट थिंग कि फ्रांस जो है वो ये क्रॉस क्वेश्चन करता है. दो ही इज़ अ चाइल्ड बट ही इज़ क्रॉस क्वेश्चनिंग कि क्या ये जानवरों से भी गाना गा पाएंगे जर्मन के अंदर, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं.
Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another. तो वो कहता है फ्रांस कि जब भी मैं जो है ऊपर देखता था ना, तो मैं एम हैमिल को देखता था. जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देख रहा था, तो मैं एम हैमिल को देख रहा था कि वो कैसे मोशनलेस बैठे हुए हैं. कभी वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, कभी वो किसी चीज़ को देख रहे हैं. एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, स्कूल रूम. तो वो कहता है फ्रांस कि ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को एम हैमिल देख के अपने अपने मेमोरी में फिक्स करना चाहते हैं कि ताकि वो इनमें से कुछ भी भूल ना पाए. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस. वो कहता है कि इस क्लास के अंदर, इस प्लेस के अंदर, वो सेम प्लेस के अंदर पिछले 40 साल से थे. विद हिज गार्डन, उनका गार्डन था जो विंडो के बाहर था, आउटसाइड द विंडो, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनका गार्डन था उसी के सामने उनकी क्लास थी. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. तो वो कहते हैं कि जो डेस्क और बेंचेस थे उनका सरफेस स्मूथ था. कौन कहता है? फ्रांस कहता है. बाकी जो वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में वो बहुत ज़्यादा लंबे थे. एंड द होप माइंड दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ. तो दिस इज़ अ प्लांट, ठीक है, जो उन्होंने खुद ने लगाया था अपने गार्डन के अंदर. किसने? एम हैमिल ने खुद ने लगाया था अपने गार्डन के अंदर. इट वॉज ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. तो वो जो है रूफ तक, मतलब विंडोज से होते हुए, रूफ से होते हुए जो है उसकी टहनियाँ थी. हाउ इट वॉज, जैसे क्रीपिंग होता है ना, जैसे मतलब कह सकते हो ब्रांचेस निकल रही होती है, वैसे सपोर्ट के साथ जो बेल ग्रो करती है उसको. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और कितना ज़्यादा जो है उनके हार्ट पे बर्डन होगा ये सब जो है छोड़ना. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunk. तो ऊपर जो है रूम में उनकी सिस्टर जो है वो सब कुछ पैक कर रही होती हैं. For they must leave the country next day, क्योंकि वो नेक्स्ट डे जो है वो कंट्री लीव कर रहे होते हैं. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनके अंदर करेज थी कि वो हर एक लेसन को सुने जो और पढ़ाएं लास्ट तक जब तक हो सके. आफ्टर द राइटिंग, अच्छा देखो बेटा, राइटिंग का सेशन चल रहा था तो वो सारे लेसन सुन रहे थे लास्ट तक, जितने भी वो सुन सकते, मतलब सारे लेसन उन्होंने सुने थे. तो राइटिंग सेक्शन में ऑब्वियसली कोई टॉपिक दिया गया होगा और सबने कोई ना कोई स्टोरी या कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो सुन रहे थे बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी. ठीक है. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटिंग के बाद एक हिस्ट्री का लेसन था. एंड देन द बेबीज इहांटेड देयर बा बेबी बोबू. ठीक है. तो ये जो है ये कुछ वर्ड्स हैं जो छोटे बच्चे थे वो चांट कर रहे थे, चांटेड. ठीक है, गा रहे थे, बोल रहे थे. ठीक है. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ऑल हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर. तो पीछे जो है बैक साइड पे जो ऑल्ड हॉजर थे, जो फॉर्मर मेयर थे, वो क्या करते हैं, अपना चश्मा उतार देते हैं क्योंकि अब राइटिंग सेशन हो चुका है, उन्होंने लिख लिया होता है. होल्डिंग हिज प्राइमर, उनका जो प्राइमर था उसको उन्होंने पकड़ा हुआ होता. प्राइमर इज़ द ओल्ड बुक. ठीक है, जो बेसिक रीडिंग बुक थी. इन बोथ हैंड्स, वो उसने पकड़ी हुई थी. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो उसको पढ़ के जो है लेटर्स बोल रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग एंड ही वॉज क्राइंग. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन के साथ उसकी वॉइस जो है वो ट्रेम्बल कर रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. ठीक है, तो ये लोग जो है वो रिमेंबर करके बहुत ज़्यादा इन्हें बुरा लग रहा होता है दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और 12 बज जाते हैं. चर्च क्लॉक में जो है 12 बज जाते हैं. टाइमिंग ये देख लेते हैं. देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस. उसके बाद क्या होता है, प्रशिया के जो लोग थे उनके जो ट्रम्पेट्स थे वो बजने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. अब जब फ्रांस जो है वो जिस टाइम पे स्कूल आ रहा होता है तो उस टाइम पे जो प्रशियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं. लेकिन अब जो है वो वापस मतलब रशिया के सोल्जर्स ड्रिलिंग हो चुकी होती है, वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं. साउंडेड अंडर आर विंडोज़, और ये आवाज़ जो है खिड़कियों के अंदर तक आ रही होती है. एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. तो वो ये कहते हैं कि एम हैमिल जो है वो खड़े हो जाते हैं, उनका फेस जो है उसकी अपीयरेंस पेल हो जाती है. ठीक है, और मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा. माई फ्रेंड सेड दैट ही आई बट something choked him.
ही कुड नॉट गो ऑन। तो मेरा फ्रेंड जो है, माई फ्रेंड्स ही सेड, तो मतलब कुछ कहना चाह रहे होते हैं, ठीक है, कौन, एम हामिल, वो कहते हैं माई फ्रेंड, उसके बाद वो आई के बाद कुछ बोलना चाह रहे होते हैं पर बोल नहीं पाते बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी इमोशनल। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जो है मुड़ते हैं, टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और मतलब अपना सब कुछ जो है कंट्रोल अपने आप को करके ही रोड, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ द इमोशनल थिंग, राइट, बट वो लिख देते हैं एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, विव ला फ्रांस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है। देन ही स्टॉप, उसके बाद वो रुक जाते हैं, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस, और वो जेस्चर जो है एक देते हैं, बोलते नहीं हैं, बट द जेस्चर वॉज स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, ठीक है। So it was a very emotional and upheaval kind of a story, ठीक है, and because you are also in class 12, so one day your school will also be dismissed. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for this part, and bye.